बच्चों, मैं संजीदा हिंदी शिक्षिका एलपीएम पब्लिक स्कूल के ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। बच्चों, आप सभी कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और खूब मेहनत से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो बच्चों, इसी प्रकार आप सब स्वस्थ रहिए और चलिए आज की कक्षा आरंभ करते हैं। बच्चों, आज मैं आप सभी के समक्ष वर्ण प्रकरण को लेकर आई हूँ, जिसे समझने में बहुत सारे बच्चे बहुत ही गलतियाँ करते हैं। ठीक है, आज आप सब इस वीडियो को पूरा देखिएगा और जब आप इसे अच्छे से समझ जाएंगे तो आगे आपको इस प्रकरण को समझने में कोई भी समस्या नहीं होगी। ठीक है, तो बहुत ही ध्यान से इस प्रकरण को आप सभी समझते चलिए। हमारा प्रकरण है आज का वर्ण। जैसा कि आप सभी को पता है कि वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है। ठीक है, ये सब बताया जा चुका है। अब इसके आगे की चर्चा हम लोग करेंगे कि वर्ण के कितने प्रकार होते हैं। देखिए बच्चों, वर्ण दो प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन, जिनमें आप सभी को पता है स्वर कितने होते हैं। स्वर 11 होते हैं। कौन कौन से? देखिए, अ, आ, इ, उ, ऊ, ऋ, ए, ऐ, ओ, औ। अ से लेकर औ तक 11 क्या हुए? स्वर हुए। और अगर आपसे पूछा जाए मात्रा कितने होते हैं तो आप बताएंगे मात्रा 10 होती है। कहाँ से कहाँ तक? आ से लेकर औ तक, क्योंकि अ की कोई मात्रा नहीं होती। अ एक ध्वनि होती है, मौखिक ध्वनि। जैसे हम कोई भी वर्ड बोलते हैं तो अ हमारे मुख में ही रह जाती है ध्वनि। बोलकर देखिए, क बोलते समय अ कहाँ है? मुख में ही है। जब स्वर का आप उच्चारण करेंगे तो यह स्वतंत्र रूप से होता है, स्वर को किसी की सहायता की आवश्यकता नहीं होती। जैसे बोलकर देखिए, अ, आ, इ, ऊ, ऊ। ये स्वर क्या है? हमारे मुख में ही तो है। ठीक है, जैसे हम क बोलते हैं तो क बोलने पर क सुनाई पड़ रहा है स्पष्ट, लेकिन अ कहाँ है? अ हमारे मुख में ही रह जा रहा है। इसी प्रकार अ क्या है? ध्वनि है। अ की कोई मात्रा नहीं होती और आ से लेकर औ तक मात्रा होती है। तो मात्रा कितनी होती है? नोट कर लीजिएगा आप सब। मात्रा 10 होती है। अब बच्चों देखिए, स्वर में ही आपके दो वर्ण और दिखते हैं, अंग और अह। ये क्या है? ये अयोगवाह कहलाते हैं। ठीक है, अयोगवाह दो होते हैं। कौन कौन से? अंग और अह। इनको क्यों अयोगवाह कहा गया है? बताइए, अंग और अह क्या है? अयोगवाह है। ये स्वर में भी आते हैं और व्यंजन में भी आते हैं। ठीक है, इन्हें क्या बोलते हैं? इसीलिए इन्हें अयोगवाह बोला गया है। अ प्लस योग। ठीक है, योग से बना है, स्वर और व्यंजन के योग से बना है अंग और अह। देखिए यहाँ पर ये अ क्या है आपके? ये तो स्वर है, ध्यान से सुनिएगा बच्चों। और ये जो अंग की मात्रा है, ये कहाँ पर आ जा रही है? ये तो मात्रा है। ठीक है, इसी प्रकार देखिए, ये अ ये भी स्वर में है और ये जो अह की मात्रा है ये कहाँ पर आ रही है? मात्रा है ना ये, तो इसका प्रयोग हम कहाँ पर करते हैं? व्यंजन में। अंग अह। अ स्वर है
तो यह भी व्यंजन में बदल जाते हैं। जैसे क वर्ण है, इसके ऊपर जब हम अंग की मात्रा लगाएंगे तो हो जाएगा कम। क्या हो जाएगा? कम। इसी प्रकार कह, क में जब हम अह की मात्रा लगाएंगे तो हो जाएगा कह। तो आपको समझ में आया अंग और अह क्या है? जब यह स्वर के साथ होते हैं तो स्वर बन जाते हैं और जब व्यंजन के साथ होते हैं तो व्यंजन बन जाते हैं। अब कैसे बनते हैं? इस अयोगवाह का मतलब समझिए। अ स्वर है, इसके ऊपर जो बिंदु लगी हुई है अंग की मात्रा, ठीक है, अगर अ के ऊपर लगती है तो यह स्वर बन जाते हैं और अगर इसे व्यंजन में क के ऊपर लगाया जाए तो क्या बनते हैं? यह व्यंजन। समझ में आ रहा है? इसी प्रकार अ स्वर है और ये जो अह की मात्रा है ये कहाँ लगती है? व्यंजन में। क व्यंजन में है और जब इसमें अह की मात्रा हम जोड़ दिए तो बन गया कह। यह व्यंजन का रूप धारण कर लिया। ठीक है। इसी प्रकार अंग और अह हमारे स्वर भी हैं और व्यंजन भी हैं, दोनों में आते हैं, इसलिए इसे अयोगवाह का नाम दिया गया है। अब देखिए व्यंजन। व्यंजन जब भी लिखना चाहिए उसके नीचे हलंत का प्रयोग होना चाहिए। ठीक है बच्चों? जैसे क लिखने के बाद हलंत लग गया, इसका मतलब क्या हुआ कि क व्यंजन है, इसमें स्वर नहीं मिला है। व्यंजनों को बोलने के लिए स्वर की सहायता लेनी पड़ती है। जैसे यहाँ पर देखिए क, इसके नीचे हलंत है प्लस अ की ध्वनि आ रही है, मिलकर बना क। क के नीचे जब हलंत होगा तो आप समझ जाएंगे कि यह व्यंजन है और जब हलंत हट जाएगा तब आप समझेंगे कि इसमें स्वर मिला हुआ है। इसको बोलने पर अ की ध्वनि आ रही है, इसलिए स्वर इसमें मिला है। क हलंत प्लस अ। क के टुकड़े हुए, स्वर अलग, व्यंजन अलग, क हलंत प्लस अ, क हलंत प्लस अ। समझते चलिएगा, मिलकर बना क। इसलिए जब भी बोला जाए व्यंजन लिखिए, आप पूरे वर्ड को लिखेंगे और उसके नीचे हलंत का प्रयोग करेंगे। ठीक है बच्चों? अब देखिए ये है आपका क वर्ग। क वर्ग में कितने वर्ड आते हैं बताइए? क, ख, ग, घ, अंग, 5 वर्ड। च वर्ग में कितने अक्षर आते हैं? च, छ, ज, छ, ञ, 5। ट वर्ग में कितने अक्षर आते हैं? ट, ठ, ड, ढ, अण। ट वर्ग में कितने अक्षर आते हैं? ट, ठ, ड, ढ, न। इसी प्रकार प वर्ग में कितने अक्षर आते हैं? प, फ, ब, भ, म। ठीक है? तो यहाँ से क से लेकर, ध्यान दीजिएगा बच्चों, म तक क्या हुए हमारे? क से म तक क्या हुए? 25 हमारे स्पर्श व्यंजन हुए। स्पर्श व्यंजन। ये क से प्रत्येक वर्ग में, क से लेकर म तक जो प्रत्येक वर्ग है, प्रत्येक का मतलब हर एक वर्ग में, प्रत्येक वर्ग में 5-5 वर्ड दिए हुए हैं और क से लेकर म तक 25 हुए। क्या हुए हमारे? स्पर्श व्यंजन। इसके बाद देखिए अंतःस्थ व्यंजन कितने हैं? य, र, ल, व, 4 हैं। ऊष्म व्यंजन कितने हैं? ये भी 4 हैं। श, श, स, अ। इसके बाद है संयुक्ताक्षर, ये भी 4 हैं। छ, त्र, य, स्र। समझ में आया
इन्हें क से लेकर म तक 25 हमारे स्पर्श व्यंजन हैं। तो स्पर्श व्यंजन क्या होते हैं? स्पर्श व्यंजन का अर्थ होता है क से म तक जब हम बोलते हैं तो जीभ हमारे मुख में कई स्थानों पर क्या करती है? कई स्थानों पर स्पर्श करती है। ठीक है, स्पर्श, स्पर्श। एक चीज और सुनिए, अगर कोई शब्द आपका आधा स से शुरू होता है तो उसके आगे आप अ नहीं लगाएंगे, गलत हो जाएगा। ठीक है, ई लगाएंगे, ई लगा कर पढ़ेंगे, स्पर्श। इस चीज का ध्यान दीजिएगा बच्चों। ठीक है, तो क से म तक हमारे स्पर्श व्यंजन है 25। स्पर्श व्यंजन किसे कहते हैं? इनका उच्चारण क से म तक जब हम उच्चारण करते हैं तो हमारे मुख में जो जीभ है वह प्रत्येक स्थान पर, देखिए स्थान मत बोलिएगा, आधा स है ना, स्थान, प्रत्येक स्थान पर स्पर्श करती है। स्पर्श नहीं, स्पर्श। बार बार हम इसलिए बोल रहे हैं कि आप सभी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ठीक है, जैसे हम बोलेंगे क, ख, ग, घ, अंग, तो क वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? स्थान नहीं, स्थान। क वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ है। जब हम बोल रहे हैं क, ख, ग, घ, अंग, तो आवाज कहाँ से आ रही है? गले से आ रही है, इसलिए इसे हम बोलेंगे कंठ। यहाँ पर देखिए, नोट कर लीजिएगा, कंठ। और जब हम च वर्ग को बोलेंगे च से इया तक, बोलकर देखिए, च, छ, ज, झ, इया बोल रहे हैं तो जीभ हमारी कहाँ टच हो रही है? बोलिए, च, छ बोलकर प्रैक्टिस कर लीजिए। इसे आपको रटना नहीं है, इसे प्रैक्टिकल के साथ आप लोग समझेंगे। ठीक है, अगर आप रट लेंगे कि क से अंग तक, क वर्ग में कैसे उच्चारण स्थान आते हैं, क वर्ग में कंठ आते हैं, ऐसे आपको रटना नहीं है। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, जैसे आपसे पूछा जाए क वर्ग में उच्चारण स्थान क्या है, तो आपको रटना नहीं है, आप तुरंत प्रैक्टिकल कर लीजिए। बोल कर देखिए, क, ख, ग, घ, अंग। बोलकर जब आप देख लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ध्वनि हमारी कहाँ से आ रही है। कंठ से आ रही है, इसलिए यह कंठ है, इसका उच्चारण स्थान कंठ है। और च वर्ग का, इसको भी आप बोलकर देख लीजिए, च, छ, ज, झ, इया। च को बोलते समय जीभ हमारी तालू से टच हो रही है ऊपर, इसलिए इसका उच्चारण स्थान तालू है। ठीक है, तालू, तालव्य इसको बोलते हैं। तालु आप सब समझते हैं बच्चों? देखिए यहाँ पर चित्र के माध्यम से बता रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। ये हमारी जीभ है, ठीक है, जीभ, और ये गले का हिस्सा है, ये जो गला है, गला यहाँ का है, और ये तो आगे का है। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पर आपके दांत हो गए, ये दांत है, ये जीभ है, जीभ के आगे का हिस्सा ये दांत है, और ये गले वाला हिस्सा है। ठीक है, तो जब कंठ, क वर्ग हमारे कहाँ पर आ रहे हैं? उच्चारण स्थान क्या है क वर्ग का? कंठ। इसका मतलब क वर्ग यहाँ से शुरू हो रहा है। इसके बाद तालव्य च, तो तालव्य ये वाला है। जीभ हमारी जब दांतों से टच हो रही है तो जो ये ऊपर का हिस्सा है ये तालव्य है, और ये इसके बीच में मूर्धन्य आता है, गले के और जीभ के बीच में, तालु के। चलिए पहले उच्चारण स्थान का ध्यान दीजिए। क वर्ग कंठ से क, ख, ग, घ, अंग, गले से आवाज आ रही है, इसलिए इसे कंठ बोलेंगे। ठीक है, कंठस्थ। च वर्ग में च, छ, ज, झ,
को जब हम बोल रहे हैं तो जीभ हमारी मूर्धा से टच हो रही है। मूर्धा मतलब ये जो गला है, कंठ और तालु है, ठीक है, इसके बीच के स्थान को स्पर्श कर रही है। तो यह आपका क्या हो गया, ट से ड़ तक मूर्धन्य, इसको बोलेंगे। फिर है त, थ, द, ध, न, बोलकर प्रैक्टिस कीजिए। त वर्ग को बोलते समय जीभ हमारी दांतों से टच हो रही है, इसलिए इसे बोलेंगे दंत। इसका उच्चारण स्थान है दंतस, दंतस, दंत। इसके बाद बोलिए प, फ, ब, भ, म। जब प वर्ग को हम बोलेंगे तो इसका उच्चारण स्थान क्या है? प बोलते समय, प से म तक बोलते समय ये होठ हमारे आपस में स्पर्श कर रहे हैं, ठीक है, बंद हो रहे हैं, तो इसे हम बोलेंगे ओष्ठ व्यंजन, ओष्ठस्य। ओष्ठ आपका तत्सम शब्द है, इसे हिंदी में तद्भव में क्या बोलेंगे? होठ, ठीक है। अब आइए अंतस्थ पर। अंतस्थ आपके चार हैं, य, र, ल, व। इसे बोलते समय इसका उच्चारण स्थान क्या है? अंतस्थ, मतलब कंठ से आवाज आ रही है, य, र, ल, व, ठीक है। इसे बोलते हैं स्वर और व्यंजन के बीच की कड़ी, अंतस्थ। न तो ये स्वर में आते हैं न व्यंजन में आते हैं, ये बीच में ही रह जाते हैं। इसका उच्चारण स्थान न आगे की तरफ हो रहा है न पीछे की तरफ, बीच में ही रुक जा रहा है, इसलिए इसे अंतस्थ बोलते हैं। इसके बाद है आपका ऊष्म व्यंजन, ये भी चार होते हैं, स, स, ह। जब ऊष्म व्यंजन आप बोलेंगे तो आपके मुख में गर्मी उत्पन्न होगी, ऊष्मा, ठीक है, तेज। जब यही गर्मी उत्पन्न होगी तो इसे ही ऊष्म व्यंजन बोलते हैं। बोलकर देखिए श, 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 ह। और इसमें भी देखिए श, श, श। आप सभी बोलते हैं बड़ा स, षटकोण स, छोटा स, तो ये नहीं बोलना है। ये श जो है, इसको जब आप बोलेंगे तो जीभ हमारी तालु से टच हो रही है, इसलिए इसको बोलेंगे तालव्य श। नोट कर लीजिएगा क्या बोलेंगे, तालव्य श। और इस स को जब हम बोलेंगे तो मूर्धन्य स। इस स को बोलते समय जीभ हमारी मूर्धा से टच हो रही है, तालु और कंठ के बीच में मूर्धा। देखिए यहाँ पर ये आपका कंठ है और ये ऊपर का तालु है, इसके बीच में जब जीभ हमारी टच होगी, स्पर्श करेगी, तो इस स का उच्चारण होगा और इसे बोलते हैं मूर्धन्य स। इसके बाद देखिए जिसे आप सब बोलते हैं छोटा स, इसको भी नोट कर लीजिए। छोटा स को जब आप बोलेंगे तो ये हो जाएगा हमारा दंत स। आराम से बोलिए स, जीभ दांतों से टच हो रही है, इसलिए इसे बोलेंगे दंत स। ध्यान दीजिएगा बच्चों। और अब आपके आ गए संयुक्ताक्षर, ये भी चार होते हैं, छ, त्र, य, स्र। संयुक्ताक्षर का मतलब दो वर्ण जब पहले से ही मिलकर नए वर्ण बनाते हैं तो उन्हें संयुक्ताक्षर कहते हैं। जैसे ये छ है, दो वर्णों से मिलकर बना है, क हलंत प्लस मूर्धन्य स, श, ठीक है। त्र किससे बना है? त हलंत प्लस र। य, ज हलंत प्लस इय। स्र, तालव्य श हलंत प्लस र, इससे मिलकर हमारा स्र बना है। जब पहले से ही दो वर्ण मिलकर नए वर्ण बनाते हैं तो उसे क्या बोलते हैं? संयुक्ताक्षर। वर्ण इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये शब्द नहीं है, एक ही है वर्ण। और ये छ दो वर्णों से मिलकर बना है, क हलंत प्लस मूर्धन्य स, दो वर्ण हुए, इन दोनों वर्ण को मिलाकर ये स बना है। ये छ, इसलिए यह संयुक्ताक्षर है। समझ में आ गया सभी को? तो बच्चों इसे आप सब अपनी कॉपी में नोट करके अच्छे से समझते हुए चलिएगा कि इस
इसका उच्चारण स्थान क्या है। तो आपने आज क्या क्या पढ़ा, चलिए एक बार फिर से इसका रिवीजन कर लीजिए। अभी आप सबने पढ़ा कि वर्ण दो प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन, जिनमें स्वर आपके 11 होते हैं, अ से लेकर अ तक, और मात्रा कितनी होती है, आ से अ तक 10 मात्रा होती है। अयोगवाह 2 होते हैं, कौन कौन से, अंग और अह। अयोगवाह ये क्यों है, क्योंकि अंग और अह का प्रयोग दोनों में होता है, स्वर में भी और व्यंजन में भी। जब यह स्वर में होते हैं तब इन्हें स्वर बोलते हैं, और जब ये किसी व्यंजन में मिल जाते हैं तब क्या होते हैं, इन्हें व्यंजन बोलते हैं। जैसे अ क्या है, अ स्वर है, और ये अंग की मात्रा जब किसी व्यंजन के ऊपर लगती है तो व्यंजन में ये स्वर के रूप में बदल जाता है। और जब ये मात्रा अपने ऊपर लिए होता है तो स्वर में ये व्यंजन का रूप धारण करता है और व्यंजन में स्वर का। इसी प्रकार अह, अ स्वर है और अह की जो मात्रा है क्या है, जब ये व्यंजन के साथ मिलती है तो स्वर का रूप धारण करती है, और जब स्वर में होती है तो व्यंजन का रूप धारण करती है, इसलिए इसे अयोगवाह का नाम दिया गया है। ठीक है। और देखिए व्यंजन में क से लेकर म तक 25 स्पर्श व्यंजन है, और क वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है, कंठ है। च वर्ग का तालव्य है, ट वर्ग का मूर्धन्य है। ठीक है, इसी प्रकार आप सब याद कर लीजिएगा। अंतस्थ, अंतस्थ इसका क्या हुआ, स्वर और व्यंजन के बीच की कड़ी, य र ल व, ये न तो स्वर है न ही व्यंजन है, उनके बीच में आते हैं। इसके बाद है आपका ऊष्म व्यंजन, स स स ह, 4 है ऊष्म व्यंजन। इनको बोलते समय मुख में गर्मी उत्पन्न होती है, इसलिए इसे ऊष्म व्यंजन कहते हैं। संयुक्ताक्षर भी 4 है, छ त्र ज्ञ स्र। जब 2 वर्ण मिलकर एक नए वर्ण को पहले से ही बना देते हैं तो उसे संयुक्ताक्षर कहते हैं। और ये तीनों स जो है इसका उच्चारण स्थान क्या है, ये भी आप सबने पढ़ा। ठीक है, तो इस चीज को आप सब अच्छे से याद कर लीजिएगा बच्चों। चलिए ठीक है, उम्मीद करती हूँ कि आप सभी को समझ में आ गए होंगे। आप सब अच्छे से इसे लिखकर याद कर लीजिए। ठीक है, धन्यवाद।